कवि राजेश जोशी का जन्म 18 जुलाई 1946 को मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में हुआ था। उनके प्रकाशित कविता संग्रह हैं समर गाथा, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, चांद की वर्तनी और जिद। इसके अलावा उनकी प्रतिनिधि कविताएं भी प्रकाशित हुई हैं और उनकी कविताओं का चयन कवि ने कहा नाम से प्रकाशित है। और उनके कहानी संग्रह हैं सोमवार और अन्य कहानियां, कपिल का पेड़ तथा मेरी चुनिंदा कहानियां। उनका आलोचना कर्म एक कवि की नोटबुक और एक कवि की दूसरी नोटबुक समकालीनता और साहित्य नाम से प्रकाशित भी हुआ है। रंगमंच के लिए भी उनका योगदान महत्वपूर्ण है। उनका औपन्यासिक आख्यान किस्सा कोताह भी प्रकाशित हो चुका है। भूमिका ये कल्पतरु नाम से भर्तृहरि की कुछ कविताओं की अनुरचना और मायकोस्की की कविताओं का अनुवाद पतलून पहना बादल भी उन्होंने किया है। दो पंक्तियों के बीच के लिए 2002 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ ही निराला स्मृति सम्मान, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, शिखर सम्मान, पहल सम्मान, शमशेर सम्मान, मुकुट बिहारी सरोज सम्मान तथा शशिभूषण स्मृति नाट्य सम्मान आदि से उन्हें नवाजा गया है। अंधेरे के बारे में कुछ वाक्य। अंधेरे में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि वह किताब पढ़ना नामुमकिन बना देता था। अंधेरे में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि वह किताब को पढ़ना नामुमकिन। हाँ, अंधेरे में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि वह किताब पढ़ना नामुमकिन बना देता था। पता नहीं शरारतन ऐसा करता था या किताब से डरता था। वाह। उसके मन में शायद ये संशय होगा कि किताब के भीतर कोई रोशनी कहीं ना कहीं छिपी हो सकती है। वाह वाह। हालांकि सारी किताबों के बारे में ऐसा सोचना एक किस्म का बेहुदा सरलीकरण था। ऐसी किताबों की संख्या भी दुनिया में कम नहीं थी जो अंधेरा पैदा करती थीं और उसे रोशनी कहती थीं। रोशनी के पास कई विकल्प थे, जरूरत पड़ने पर जिनका कोई भी इस्तेमाल कर सकता था। जरूरत के हिसाब से कभी भी उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता था। जरूरत के मुताबिक पर्दों को खींचकर या एक छोटा सा बटन दबाकर उसे अंधेरे में बदला जा सकता था। एक रोशनी कभी कभी बहुत दूर से चली आती थी हमारे पास। एक रोशनी कहीं भीतर से, कहीं बहुत भीतर से आती थी और दिमाग को एकाएक रोशन कर जाती थी। एक शायर दोस्त रोशनी पर भी शक करता था। कहता था उसे रेशा रेशा उधेड़ कर देखो, रोशनी किस जगह से काली है। वाह। अधिक रोशनी की, बहुत अच्छा। अधिक रोशनी का भी चकाचौंध करता अंधेरा था। जी जी, बहुत अच्छा। अंधेरे से सिर्फ अंधेरा पैदा होता है ये सोचना गलत था। लेकिन अंधेरे के अनेक चेहरे थे। पावर हाउस की किसी ग्रिड के अचानक बिगड़ जाने पर कई दिनों तक अंधकार में डूबा रहा देश का एक बड़ा हिस्सा। लेकिन इससे भी बड़ा अंधेरा था जो सत्ता की राजनीतिक जिद से पैदा होता था। वाह, बहुत अच्छा। लेकिन इससे भी बड़ा अंधेरा था जो सत्ता की राजनीतिक जिद से पैदा होता था या किसी विश्व शक्ति के आगे घुटने टेक देने वाले गुलाम दिमागों से। एक बौद्धिक अंधकार मौका लगते ही सारे देश को हिंसक उन्माद में झोंक देता था। अंधेरे से बहुत सारे लोग डर जाते थे। अंधेरे से जब बहुत सारे लोग डर जाते थे और उसे अपनी नियति मान लेते थे, कुछ जिद्दी लोग हमेशा बच रहते थे समाज में, जी, जो कहते थे
कि अंधेरे समय में अंधेरे के बारे में गाना ही रोशनी के बारे में गाना है। क्या बात है, बहुत अच्छा। वे अंधेरे समय में अंधेरे के गीत गाते थे, अंधेरे के लिए यही सबसे बड़ा खतरा था। बहुत अच्छा। और आपने जो रचना कर्म किया है वो इतनी विधाओं में है, जैसे आलोचना, कविता, नाटक, कहानी, और ये किस्सा कोता नाम की एक विधा, जो कि कोई विधा ही नहीं, मतलब वो तमाम विधाओं के बीच एक विधा है। बहुत सारी विधाओं से मिलकर एक विधा बन जाती है। इससे मुझे याद आता है कि रघुवीर साहब ने ये लिखा है कि संकट चूंकि चौतरफा है और उसका हमला बहुमुखी है, इसीलिए एक लेखक को अनेक मोर्चों पर सक्रिय होना चाहिए। तो इस पर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि एक लेखक को, क्योंकि कोई भी विधा ऐसी नहीं होती जिसमें आप अपने पूरे अनुभव को व्यक्त कर या सकें, अपनी कल्पना को व्यक्त कर सकते, समायोजित हर कर चीज सकें। कविता में नहीं संभव है, हर चीज कहानी में संभव नहीं है, हर चीज उपन्यास में संभव नहीं है, नाटक में भी सब चीजें संभव नहीं है। तो जीवन इतना विविध है, इतना विराट है और इतना विराट है कि उसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता होती है जी। बहुत तरह से कुछ करने की आवश्यकता होती है। और अगर आप, ये संभव हो सकता है कि आप कुछ, आपकी एक मूल विधा होती है, और जैसे मैं मानता हूँ कि मैं मूलतः कवि हूँ, तो वो तो ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है। पर बहुत सारे, हम क्लासिक्स से देखें तो मतलब पहले ये माना जाता था संस्कृत में कि जिसने नाटक नहीं लिखा वो कवि नहीं है, यानी नाटक को निकष माना गया था कवि का। और नाटक को तो दृश्य काव्य कहा गया। तो इसलिए कालिदास ने भी नाटक लिखा, और भास ने कोई कविता नहीं लिखी, सिर्फ नाटक लिखे, तब भी उन्हें महाकवि कहा जाता है। अच्छा। तो भास को इसीलिए महाकवि कहा जाता है कि नाटक अपने आप में काव्य, क्योंकि काव्य नाटक ही होता था, तो वो कविता का बिल्कुल पैरेलल मान लिया जाता था और उसे महाकवि कहा जाता था। यानी जो अच्छा भी राय जी, जैसे दृश्य काव्य कहा गया है नाटक को, और आपने कुछ नाटकों की रचना की है, तो ये रचना कविता में किस तरह से मदद करती है कविता लिखने में? क्योंकि जैसे एक्चुअली कविता में जैसे रघुवीर साहब को कहा गया, किसी आलोचक ने या कुछ आलोचकों ने लिखा कि इनकी कविता में नाटकीयता है, तो उन्हें बुरा लगा। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी कविता में नाटकीयता नहीं है, नाटक है। इस पर आपकी? एक्चुअली ये माना जाता है कि आधुनिक कविता वहाँ से शुरू होती है जी जी जी, जब वो संगीत को तलाक ले लेती है, यानी संगीत से उसका तलाक हो जाता है, और संगीत की स्पेस को नाटक, यानी उसका प्रतिस्थानापन्न जो होता है, प्रति संसार रचता है जो नाटक, संसार होता है, या स्थानापन्न कहें तो म्यूजिक का स्थानापन्न नाटक है जी जी वहाँ पे। तो संगीत जो होता था, एक समय में तो राग में कविता लिखी जाती थी, मतलब अगर हम सूरदास का सूर सागर उठाकर देखें तो हर एक के ऊपर एक राग भी लिखा हुआ है ना। तो ये तय होता था कि ये इस राग में गाया जाएगा, विनय पत्रिका में भी लिखा है, विनय पत्रिका में मिल जाएगा। तो संगीत और कविता का एक बड़ा सघन रिश्ता बहुत दूर तक चलता है। पर जब जहाँ से आधुनिकता शुरू होती है, वहाँ से वो राग टूटता है, वो संगीत से वो रिश्ता टूटता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो नए यथार्थ हैं, जो नई वास्तविकताएं हैं, उन्हें एक सांगीतिकता के साथ प्रस्तुत करना संभव नहीं था। जी जी जी, उसके लिए कुछ और चाहिए था, वो टूट गया था, वो पैटर्न, अभिव्यक्ति का साँचा टूट गया। तो वो जगह ही नाटक ग्रहण करता है, क्योंकि नाटक ही किसी भी समय की जो विडंबनाएं हैं और उसके विद्रूप हैं, उन्हें कहने का जो सबसे सहज, और बल्कि सहज नहीं कहना चाहिए, सबसे सार्थक जो ढंग हो सकता है, उसमें नाटकीयता की आवश्यकता पड़ेगी। का जो प्रभाव है, उस प्रभाव को बढ़ाने के लिए, उसकी संप्रेषणीयता के लिए और जीवन को सच्चाई से व्यक्त करने के लिए नाटक जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और एक और चीज उससे जुड़ी हुई मुझे याद आती, जैसे आपने इस आशय के कुछ आलोचनात्मक लेख लिखे हैं कि कविता में वापसी हुई है आख्यान की। तो जैसे आप कहानी लिखते हैं
और जब कहानी नहीं लिखते, कविता लिखते हैं, तो कविता में भी एक कहानीपन होता है। हाँ, होगा। तो ये क्या आप कहेंगे कि कहानीपन और नाटक, ये दोनों कविता को प्रभावी और संप्रेषणीय बनाने के लिए जरूरी है? देखिए, महाकाव्य जब टूटा, यानी महाकाव्य का जब विखंडन हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद, औद्योगिकरण के बाद, जिसमें उपन्यास का जन्म हुआ, जी जी, तब ये कहा गया कि कविता और आख्यान के बीच का जो संबंध था, कविता या कथानक के बीच का जो संबंध था, कविता और कथा के बीच का जो संबंध था, वो टूट गया, क्योंकि उपन्यास अलग हो गया और महाकाव्य का अंत हो गया। कविता महाकाव्यात्मक नहीं रही, बल्कि जी खंड काव्य लिखे गए, पर ज़्यादातर लंबी कविता लिखी गई या छोटी कविता लिखी गई। तो ये तो हुआ कि कविता और कथा अलग हो गई महाकाव्य के विघटन से, पर ये तो मानना ही होगा कि कभी एक संयुक्त परिवार था जी, बहुत कविता अच्छी का और कथा का। वो कोई अलग अलग कोई विभाजन नहीं था। ये आधुनिक युग में विभाजन हुआ। हाँ, ये तो आधुनिकता का विभाजन है, जहाँ से उपन्यास का जन्म होता है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि महाकाव्य जो है तमाम विधाओं का एक संयुक्त परिवार था ना। जी जी। तो आप जैसे जब नौकरी करने निकलते हैं घर से, तो आप किसी और शहर में चले जाते हैं, पर आप बार बार लौट के घर भी जाते हैं, उस परिवार में जाते हैं जो कि आपका संयुक्त परिवार है, जो आपका संयुक्त परिवार है। तो इसी तरीके से कविता बहुत बार, कहानी भले ही कविता के पास आए या ना आए, पर कविता बार बार कथा के पास जाती है। ऐसी बहुत सारी कविताओं के उदाहरण हो सकते हैं हमारे यानी पिछले लंबे अरसे में। आखिरकार राम की शक्ति पूजा एक कथा है कि नहीं? बिल्कुल, एक कथा पे ही तो लिखी गई ना। या कोई भी ऐसी ब्रह्म राक्षस एक कहानी है, खुद मुक्तिबोध ने ब्रह्म राक्षस एक कहानी भी लिखी और एक कविता भी लिखी, तो उसमें भी कहानी है। बिल्कुल है। तो ऐसी बहुत सारी कविताएं यानी हम याद कर सकते हैं जो जिनमें कहानी है, और छोटी बड़ी कहानियां होती हैं। और वो कविताएं हमेशा ज़्यादा अच्छी संप्रेषणीय होती हैं, जिनमें कहीं एक कथा तत्व भी होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कविता को बार बार कहानी के पास जाने में, या आप अगर ये महसूस करते हैं कि एक अलग से कहानी लिखी जाए, तो आप अलग से कहानी भी लिख सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो कहानी कविता में ही संभव हो सके। तो जब कविता में संभव हो जाती है तो अलग से नहीं लिखते, और जब कविता में नहीं संभव होती तो आप अलग से एक कहानी लिखते हैं। ये तो होता है। और जैसे राजेश जी, आपकी कविता को अगर गौर से देखा जाए तो उसमें इसका एहसास बढ़ता गया है, एक कटुता का, तलखी का, विष का, कि समाज में जहर बढ़ रहा है। दूसरी ओर आप ये भी कहते हैं कि जीवन बहुत स्मरणीय है, जिसकी बात अभी आप कर रहे थे, नरसिंहगढ़ से लेके भोपाल तक की स्मृतियाँ जो किस्सा कोता में दर्ज हुई। तो आप जैसे गालिब की एक पंक्ति है कि मैं वो सब्जा हूँ कि जहराब उगाता है मुझे, कि पानी में विष मिला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मैंने सृजन को संभव किया, सृजन के सौंदर्य को संभव किया। और आप भी एक कविता में कहते हैं कि जिंदगी आत्महत्या करने जा रहा व्यक्ति, मैं चाहता हूं कि पलटे और पलट कर कहे कि जीवन मुझे बहुत प्यारा है, इससे अधिक सुंदर कुछ नहीं है, इससे अधिक प्यारा कुछ नहीं है। तो जीवन का जो अनुभव आपका है, उसके सार को आप किस तरह से कहना चाहेंगे? देखिए, हमेशा ही हम लोगों को लगता है कि जो भी जीवन मिला है वो अल्टीमेटली किसी भी मनुष्य को, यानी उसे पूरा जीवन जीना चाहिए। यानी मतलब वो एक प्यारा जीवन है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और वो सारी परिस्थितियाँ जो उसे मृत्यु की तरफ धकेलती हैं, यानी अस्वाभाविक मृत्यु की तरफ धकेलती हैं। स्वाभाविक मृत्यु तो आपके हाथ में नहीं है। स्वाभाविक मृत्यु जब होना होती है, वो तो होनी है, वो तो होनी, तो वो तो ठीक है। पर अस्वाभाविक मृत्यु जब आपकी होती है तो वो कहीं ना कहीं कष्ट देती, वो पूरे समाज में एक वैक्यूम को, यानी उस छोटी सी जगह को, जैसे आप हो सकता है कि जैसे एक किसान ने अगर आत्महत्या की है, उस किसान के परिवार को आप नहीं जानते, या एक सैनिक मारा गया किसी आतंकवाद के कारण, या कोई भी ऐसा आदमी मारा गया, तो उसके परिवार को हम नहीं जानते।
पर हमारे घर में जब कोई एक व्यक्ति मरता है और उससे जो वैक्यूम क्रिएट होता है, उसकी जो जगह खाली होती है, तो उससे हम जान सकते हैं उस किसान की आत्महत्या को भी और उसको भी, कि कैसे एक परिवार में वो एक खाली जगह बनती है। उसकी पीड़ा को उस महसूस कर पीड़ा सकते को हैं। आप महसूस कर सकते हैं। तो परानुभूति जो है वो तभी आप, आत्मानुभूति के बगैर संभव नहीं है। हाँ नहीं है, तो वो तो होगी। हम्म, इसलिए जीवन हमेशा उसे बचाया जाना चाहिए, उसे सार्थक की तरफ ले जाया जाना चाहिए। जितना अच्छा काम हो सकता है उसको करना चाहिए। जितना सृजन संभव हो, सौंदर्य संभव हो, सब कुछ। एक साधारण से साधारण काम भी आखिरकार जीवन के लिए कितना जरूरी होता है। यानी जो लोग बिल्कुल छोटे छोटे से बहुत सारे काम करते हैं, उन्हीं की वजह से जीवन चल रहा है। लेकिन जैसे राय जी, महाभाव क्या लगता है आपको जीवन में? जैसे हमारे पूर्वज कवियों ने करुणा को कहा कि जैसे, मतलब उन्होंने तो रस के लिए कहा कि एको रसा करुणेयो, लेकिन मैं रस के अर्थ में नहीं पूछ रहा हूँ आज के समय में। लेकिन जैसे तमाम भाव हैं, तो सबसे महान भाव या महाभाव क्या लगता है आपको, जो कविता को बहुत गंभीर, उदात्त और स्फुरणीय बनाता हो? जैसे जीवन के बारे में शेक्सपियर कहते हैं कि इट इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, या बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं कि कोई करुणा से भरी बात कही जीवन के बारे में किसी कवि ने। निराला ने कहा कि हो गया व्यर्थ जीवन, रण में मैं गया हार। तो ये जो हार का एहसास है, ये जो करुणा है, उसको आप कितना स्फुरणीय मानते हैं कविता के लिए? देखिए, करुणा तो हमेशा से, मतलब पूरी अभिव्यक्ति के लिए किसी भी रूप में आप अभिव्यक्त करें, कोई भी कला में आप जाएं, तो उसमें करुणा तो एक ऐसा केंद्रीय भाव है जो हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण होगा। पर मुझे लगता है कि करुणा तो इम्पॉर्टेंट है ही, करुणा तो हर हाल में चाहिए ही चाहिए। यानी पूरे जीवन को उसकी आवश्यकता है, रचना को ही नहीं, उसकी त्रासदी को सामने लाने के लिए, उसको लाने के लिए, उसे समझने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए। करुणा नहीं होगी तो आप उसे बेहतर भी नहीं बनाएंगे। करुणा ही वो है जो उसे बेहतर बनाती है। पर मुझे लगता है कि एक ऐसी व्यापक स्वतंत्रता मनुष्य को के पास होनी चाहिए, अराजक नहीं बल्कि एक व्यापक स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसमें वो उसको सारे जितने ढंग से वो विकसित हो सकता हो वो हो सके। यानी उसमें कोई प्रतिबंध नहीं हो, हर तरह की स्वतंत्रता उसके पास हो, हर तरह का विकास वो कर सके, जिस भी दिशा में वो काम करना चाहे उस दिशा में काम कर सके। ऐसी स्वतंत्रता एक समाज में हो, एक ऐसा समाज हम बना सकें जिसमें मनुष्य के पास स्वतंत्रता हो और उसे सोचना ना पड़े। अगर मैं सिर्फ कविता लिखना चाहता हूँ तो मेरे को कोई दूसरा काम करने की बाध्यता ना हो। जी जी, तो मैं ऐसा समाज चाहूँगा, या कोई भी चाहेगा, जहाँ एक संपूर्ण मुक्ति संभव हो। संपूर्ण मुक्ति संभव हो, कोई किसी पे किसी तरीके का दबाव ना हो, किसी तरीके की कोई बाध्यताएं ना हो। जी जी जी, तो ऐसा समाज तो कौन नहीं चाहेगा। और जैसे आप एक पंक्ति लिखते हैं कि दूसरों का मन खोले वो ऋषि है, तो इसकी जरा इसकी एक्सप्लेन करेंगे? मतलब वो जो कविता है छोटी सी कि अंधेरे का ताला खोले वो सूरमा है, जी जी जी, और दूसरे का मन खोल सके उससे निराला की भी याद आती है कविता कि आज अमीरों की हवेली बनेगी, किसानों की होगी पाठशाला। एक्चुअली ये माना जाता था पहले, ऋषि उसे माना जाता रहा है जो आपके मन को मुक्त करता है, जी, जो आपकी आत्मा को मुक्त करता है, वही ऋषि है बुनियादी रूप से। तो वही अर्थ में वो है कि जो दूसरे के मन को खोल सके, यानी उसमें जो बंद हो गया है, जकड़न है, जो जकड़न है, उसे मुक्त कर सके। तो ऐसे ऋषि की आवश्यकता होती है, शब्द को ऐसे सूरमा की आवश्यकता होती है जो अंधेरे का ताला खोल सके। जी जी, तो समाज में हमेशा ऐसे लोग आते हैं और वही उन्हीं की वजह से फिर समाज एक नई दिशा की तरफ बढ़ता है। और
हमें आपकी कविता पढ़ के निराला की, गालिब की, कबीर की यादें आती हैं। और जैसे कि कबीर ने कहा था कि ये चादर सुर नर मुनि सबने ओढ़ी है और सबने उसको मैला किया है, लेकिन मैंने ज्यों का त्यों इसको लौटाया है जिंदगी को। हाँ। तो एक महान कथन है एक संत कवि का, भक्त कवि का। ऐसे ही आपकी कविता में एक पंक्ति आती है कि मैं चाहता हूँ कि साबुन की तरह दिखे मेरी आत्मा। तो ये क्या सोचते हुए आपने ये लाइन लिखी थी? एक्चुअली एक कवि जो आज का कवि होगा या कभी होगा, उसे एक तो ये जान भी लेना चाहिए कि चाहे चेतस रूप से या अवचेतन में, वो अचानक नहीं कवि हो गया है। जी जी। उसके रिश्ते उस पूरी परंपरा से कहीं ना कहीं उस पूरी परंपरा की ध्वनियाँ, उसकी अनुगूंजें, उसके अनुरणन कहीं ना कहीं उसकी आत्मा में बजेंगे। तो वो उसकी कविता में भी सुनाई देना चाहिए, देते हैं, देना चाहिए। क्या अंतर्ध्वनियाँ जो होती हैं वो होती हैं, और वो तो उन्हीं से मनुष्य बनता जाता है। और हर नया मनुष्य जो है पुराने पूरी उसको कहीं वो करता है। तो इसी ढंग से ये मतलब सबसे पावन क्या हो सकता है? एक साबुन हो सकता है जिससे कोई भी स्वच्छता का आंगन कुटी जफाए कहा गया है, तो निर्मल करे स्वभाव, साबुन की तरह दिखे साबुन की मेरी तरह आत्मा। जो, तो वो जो भक्ति काल की एक परंपरा है कि जो पूरे स्वभाव को निर्मल कर दे। जी जी जी, है ना? ऐसी कविता वो होगी। ऐसी कविता चाहिए जो साबुन की तरह जी, पूरे जी। स्वभाव को एक धो पहुँच के एक निर्मल कर दे। तो काश की ऐसी कविता हो, पर ये इच्छा तो हो ही सकती। इसी बिंदु पर हम चाहेंगे कुछ आपकी कविताओं का, कि आप कुछ कविताएं, अपनी कुछ कविताओं का पाठ करें। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? वाह, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? बहुत अच्छा। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? वाह वाह, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा। राजेश जोशी की कविता की मुख्य विशेषता हमारे समय के साधारण मनुष्य के साथ हो रहे अन्याय की पीड़ा से आविष्ट कविमन है। उस पीड़ा के लिए जो शक्तियां जिम्मेदार हैं, उन शक्तियों का बहुत ही प्रखर प्रतिकार वे अपनी कविता में करते हैं। गहन पीड़ा से उपजा ये आक्रोश कविता को बहुत सुंदर और मूल्यवान बनाता है। और इस तरह से राजेश जोशी ने अपनी कविता के माध्यम से जो अवदान संभव किया है, उसको देखकर निराला की पंक्तियां याद आती हैं। ये सच है, ये सच है तुमने जो दिया दान वो, हिंदी के हित का अभिमान वो, जनता का ज्ञान वो, सच्चा कल्याण वो, अथज है ये सच है।